नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस ने एक नई मुहिम शुरू कर दी कि वी स्टैंड विद अवर आर्म्ड फोर्सेस। ये वही कांग्रेस है जिसके युवराज, वही इंटरनेशनल पप्पू, जो बार बार जाकर आर्मी के हेडक्वार्टर्स में जाकर फौजियों से बात करते हैं कि आपको लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो आपके जनरल हैं, वैसे इसको बोलना चाहिए जनरल, जो आपके जनरल हैं उनकी सैलरी इतनी हाई होती है और आपकी सैलरी लो है। ये तो बड़ी नाइंसाफी है। तो आपको लड़ना, जब युद्ध हो तो आपको लड़ना नहीं चाहिए जब तक आपकी सैलरी बराबर ना हो जाए जनरल की तरह। वही कांग्रेस के युवराज आज बोलते हैं कि वो स्टैंड करते हैं इंडियन आर्मी के साथ। ये वही कांग्रेस है जिन्होंने हाफिज सईद को मारने का जो प्लान था उसे चौपट कर दिया था। हो सकता है हाफिज सईद को खुद फोन भी कर दिया हो कि हमारी आर्म फोर्सेस तुझे मारने वाली हैं, तू बच के निकल जा, जिस तू मस्जिद में बैठा हुआ है। तो आज इस मुद्दों के ऊपर बात करेंगे कि कांग्रेस क्या अपना इतिहास भूल जाती है या बेवकूफ बनाने का धंधा है इनका 75 साल का, और उनका जो आखिरी युवराज है, क्योंकि कोई लड़की उसको देगा नहीं, क्योंकि कौन चाहेगा कि पप्पू की पप्पी आ गई है, सुनना नहीं चाहेगा कोई भी बाप, तो अपनी लड़की भी देता नहीं है इसको। तो अब आज बात करते हैं कांग्रेस के युवराज की कि किस तरह से ये और इसकी पोल डांसर मां दोनों ने मिलकर हाफिज सईद को बचाया था। बात करेंगे लवीना जी के साथ। सॉरी टू यूज दिस लैंग्वेज, ये मेरी लैंग्वेज नहीं है, लेकिन इस फैमिली के लिए जब इन्होंने सारी हदें पार कर दी तो जिहाद के साथ जिहाद करना ये भी अलाउड है। हमारे जितने भी देवी देवता हैं इसीलिए शस्त्रों के साथ वो खड़े होते हैं। हमें हिंदुओं को ये याद रखना पड़ेगा कि भाई जब कोई सामने वाला जिहाद कर रहा हो उसका जवाब जिहाद की तरह ही देने का एक परंपरा हमारे भी शास्त्रों में दी गई है। उसके बिना आप लड़ाई को जीत नहीं सकते। ये गांधीवादी, ये मोहम्मद गांधी ने जो हमें बता दिया था कि एक गाल पे चाटा मारा तो दूसरा भी सामने कर दिया जाए, तो गांधी ने किसके सामने अपना दूसरा गाल सामने किया था चाटा मारने के लिए? अंग्रेज तो हर रोज मारते थे हिंदुओं को, लेकिन उसने कभी अपना शक्ल सामने नहीं दी, हिंदुओं को बोल दिया चाटा खाने के लिए, खुद तो खाया नहीं। तो आज बात करेंगे कांग्रेस ने हाफिज सईद को और इसकी पूरी कबाल को किस तरह से बचाया था। लवीना जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग टुडे। नमस्कारम, थैंक यू सो मच फॉर दिस टॉपिक, इट वाज मच रिक्वायर्ड। मैं हर बार ना राहुल गांधी को देखती हूँ, उनके स्टेटमेंट्स को पढ़ती हूँ, तो मेरे को हैरानी होती कि ये लोग कितनी बेशर्मी से अपने पुराने कर्म को ना उसके ऊपर पर्दा डाल के दे प्रिटेंड एज इफ दे आर द सेवियर्स ऑफ इंडियन आर्मी। इवन बिफोर आई स्टार्ट आई वांट टू से व्हाटएवर आई एम सेइंग, जो भी मैं बोल रही हूँ वो टॉप सीक्रेट नहीं है, इट इज़ अवेलेबल एंड कैन बी क्रॉस चेक्ड, ऐसा कुछ नहीं है। तो वन ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट्स इज, हम सबको पता होगा, इनके डिफेंस मिनिस्टर थे ए.के. एंटनी। उन्होंने बोला था रफाल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। एक और आपको बताती हूँ, यूपीए की गवर्नमेंट ने बोला था ये अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सैयद सलाहुद्दीन हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ टेररिस्ट जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ट्रैक करे और मारे। ये इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टेटमेंट था। कितने बेशरम थे ये लोग। आज हमारी गवर्नमेंट हमारे एजेंसीज को, हमारी फोर्सेस को इतना राइट देती है कि उनको एयरफोर्स, आर्मी, सर्जिकल स्ट्राइक जो भी है अलाउड है डायरेक्ट टेररिस्ट को अटैक करने को, उनको मारने को। तो वन ऑफ द इंसिडेंट्स वाज कि हाफिज सईद एक मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट थी जो बहुत क्लोज थी हाफिज सईद को, उसको मारने के लिए। दे वर ऑलमोस्ट रेडी विद देयर ऑपरेशन, लेकिन उनको फंडिंग नहीं दी गई। उस टाइम पे डिफेंस सेक्रेटरी हुआ करते थे शशिकांत शर्मा, जिनका बाद में नाम आया अगस्टा वेस्टलैंड स्कैम में। अगस्टा वेस्टलैंड में तो ये लोग सारे मिले हुए थे, सबकी मिली भगत थी। तो ये मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट का नाम था टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन। मिलिट्री इंटेलिजेंस के बारे में नहीं, ये उस ज़माने की बात है, 2010, 2011, 2012, जिस टाइम पे लोगों को सिर्फ इंटेलिजेंस ब्यूरो और R&D के बारे में पता था। मैं आपको मिलिट्री इंटेलिजेंस का एक सिंपल सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ कि मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टली इंडियन आर्मी के नीचे आती है, और ये इन लोगों का काम इतना बढ़िया है कि ISI
आईएसआई कहती है कि अफगानिस्तान में मिलिट्री इंटेलिजेंस की, इंडिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। उनको, आई एम नॉट सेइंग RNAW या IB, इन सबसे, RNAW फॉरेन एजेंसी है, आई फॉर इंडिया के बाहर देखती है, IB अंदर देखती है, लेकिन इंडियन आर्मी का अपना जो इंट एजेंसी है, इट्स कॉल्ड मिलिट्री एजेंसी। एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू कंपेयर, बट देयर जॉब वाज सो गुड, वो लोग इतने बढ़िया से ऑपरेशन करते थे कि आईएसआई वाज स्कैर्ड। क्या ही कहूँ कि आईएसआई का हेडक्वार्टर हिल गया था, लिटरली देयर वाज अ बॉम्ब ब्लास्ट एंड आईएसआई वाज सो शॉक्ड। आईएसआई वांटेड टू नो कि कौन सी इंडिया की कौन सी वो एजेंसी है, कौन से वो लोग हैं, ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं जिन्होंने ये काम किया। एंड दे apparently they figured out कि ये एक कर्नल हनी बख्शी who is called a spy master, उनकी यूनिट है। I don't know how this was leaked out, but you know, ये उस टाइम की बात है जब मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट के CEO के बारे में, उनके अंडर के नीचे के सारे ऑफिसर्स के बारे में सारी डिटेल्स न्यूज़पेपर्स में आ गई थी। इट इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस। और मैं आपको ये कंफर्म भी करती हूँ कि 2014 में कर्नल हनी बख्शी के ऊपर अटैक हुआ था बेंगलोर में। एक कॉकनट ग्रुप नाम की रेस्टोरेंट थी जहाँ पे सर जाते थे, वहाँ पे एक लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हुआ था। फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड वहाँ पे एक लेडी की डेथ भी हुई थी उस 2014 दिसंबर 2014 में एक ब्लास्ट में ये भी हुआ था। तो ऐसा नहीं कि लोग सिर्फ ऑपरेशन किए और इनके ऊपर ये लोग बच जाते हैं। इट इज़ वेरी रिस्की। और ऐसे सिचुएशन में इन लोगों के नाम, डिटेल सब न्यूज़पेपर में आ गए। आपको क्या लगता है किसने बाहर निकाला होगा? ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रही थी। हम सबको पता है जनरल वीके सिंह सर का भी, कि कैसे कांग्रेस ने जनरल वीके सिंह सर को उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा के उनको ऐसे तैसे बाहर निकालने की कोशिश की। और जनरल वीके सिंह सर कौन थे? वो वही ऑफिसर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जिन्होंने ये टेक्निकल सपोर्ट डिवीज़न नाम की मिलिट्री इंटेलिजेंस, ये तो अब तो बाहर सब कुछ आ गया है और वो अब वर्क नहीं करती है वो यूनिट, तो ऑलरेडी जो बाहर है उसके बारे में बोल रही हूँ। जनरल वीके सिंह ने ये यूनिट खड़ी की थी, टेक्निकल सपोर्ट डिवीज़न नाम था, एंड इट वाज अ मिसनोमर। उसके में वो लोग कुछ भी टेक्निकल नहीं करते थे, ह्यूमन इंट पे रन करते थे। ह्यूमन इंट मतलब होता है जैसे आप मुझे डिटेल देते हो, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ वैसे, लेकिन कोई भी चीज़ें टेक्निकल चीज़, कोई भी गैजेट यूज़ करके या ऐसे उस बेसिस पे वो लोग कुछ काम ही नहीं करते। मतलब कि आप सैटेलाइट पे रिलाई कर रहे हो, आप मोबाइल का डेटा कैप्चर कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं था। सो द नेम इटसेल्फ वाज अ मिसनॉमर ऑफ द यूनिट। तकरीबन 40 लोग थे। इन लोगों के ऑपरेशंस में सैयद सलाहुद्दीन, हाफिज़ सईद, ये सब इनकी टॉप प्रायोरिटी हिट लिस्ट में थे। और इन लोगों का ऑपरेशन इतना बढ़िया था कि आप देखना 2010 और 2012 के बीच में इंडिया में अटैक्स, ये सब हम लोग गूगल कर सकते हैं, गूगल करके लोग चेक कर सकते हैं, अटैक्स, टेररिस्ट अटैक्स एक्चुअली कम हुई थी। और 2012 में जब ये यूनिट डिसबैंड की गई थी, उसके बाद द थिंग्स दे वर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन, वहाँ पे अटैक्स बढ़ भी गए थे। जैसे एक वन ऑफ द फेमस केसेस विच केम आउट was beheading of हेमराज, नायक हेमराज। हमारे एक जवान को बिहेड कर दिया गया था। उनका हेड लेके गए थे पाकिस्तान में टेररिस्ट ग्रुप्स ने। इट्स अनफॉर्चुनेट, बट फुटबॉल खेलते हुए दिखाया था। दे वर ह्यूमिलिएटिंग इंडियन फोर्सेस, और हमने क्या किया? कुछ नहीं किया था। दिस वाज 2013। हमने जो लोग इनके टेररिस्ट के अगेंस्ट ऑपरेशंस कर रहे थे, उन यूनिट्स को भी हमने टारगेट किया है। कर्नल हनी बख्शी, कर्नल पुरोहित, दे आर बिग एग्जाम्पल्स। कर्नल पुरोहित ने 26/11 अटैक, जब यूपीए की गवर्नमेंट चल रही थी, सोनिया गांधी कांग्रेस चला रही थी, इनके अपने प्राइम मिनिस्टर थे, तब जब 26/11 अटैक होने वाले थे, उससे 2 महीने पहले सर ने वार्निंग दी थी, क्योंकि सर ने जो है सिमी, इंडियन मुजाहिदीन, ऐसे ग्रुप्स में इन्फिल्ट्रेट किया था, एंड ही न्यू समथिंग वाज ऑफ।
इसके अलावा सर ने उस जमाने में 2008 में कर्नल पुरोहित ने अपने इसमें अपेरेंटली रिपोर्ट में बताया था कि हमारे मेजर सिटीज के चारों ओर, जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या जितने भी एरियाज हैं, उसके चारों ओर बांग्लादेशीज को लाके सेटल किया जा रहा है, ताकि जब वॉर हो या कॉन्फ्लिक्ट हो, हमारा एक तो सिटीज को इन लोगों ने घेरा कर लिया होगा, दूसरा ऐसे ही ये लोग कैंटोनमेंट्स को भी घेरा करते, ताकि लॉजिस्टिक सप्लाई जो है उसमें प्रॉब्लम हो। और फिर दिस वाज लाइक सर ने बहुत पहले किया था उस पर। अगर उस टाइम पे एक्शन लिया गया होता, 26/11 अटैक भी नहीं होता, और आज जो हम देख रहे हैं हमारे सिटीज़ में इतना ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स का प्रेजेंस, वो भी नहीं होता। एनीवेज, coming back to Hani Bakshi sir's operations and all that, again I want to reiterate, all this is outside, it's on internet, people can access it, and Hani Bakshi sir is a well known spy master and he's been decorated well. लेकिन हुआ क्या था 2012 में जब ISI के हेडक्वार्टर्स पे अटैक हुआ था, जिसके बारे में बोल रही थी, इसके बाद आई डोंट नो हाउ इन ऑफिसर्स की डिटेल्स न्यूज़पेपर में आ गई थी। इनकी यूनिट को टारगेट किया गया। कैसे, मैं बताती हूँ। इनकी यूनिट के एक सोल्जर थे, ही वाज अ मलयाली। उनको केरला में उनको अरेस्ट किया गया जब वो लीव में गए थे, और बोला गया इनके पास से एक सीडी मिली है, उसमें पता नहीं क्या क्या है एंड ऑल दैट। वो स्टार्टिंग था। उसके बाद स्लोली वो केस ऐसे बढ़ा कि पूरी यूनिट को डिसबैंड करना पड़ा। एंड लेट मी गिव यू मल्टीपल एग्जाम्पल। इससे पहले भी राजीव गांधी, अपने टाइम में कहा जाता है कि एक ISI के ऑफिसर थे, इनकी एम्बेसी में बैठे, वो उन्होंने कुछ तो ऑपरेशन कर रहे थे, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पकड़ा था। तो राजीव गांधी ने पता है क्या किया था, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसने ऑफिसर जिसने ये किया था, उनको डांट लगाई थी कि आपको ये सब बाहर निकालने की क्या ज़रूरत है, आपको इन पे यू हैव टू स्लो डाउन योर एक्टिविटीज। दिस इज द इंस्ट्रक्शन दैट राजीव गांधी गेव। एंड जो ये मैं बता रही हूँ कर्नल हनी बख्शी वाला, वो सोनिया गांधी के अंडर हो रहा था। तो ये तो इनकी सक्सेस लीनिएज में है। One other example that we were discussing before this was 1971, जब हमने 93,000 पाकिस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर को छुड़ा दिया था, उनको एक खरोंच नहीं आने दी थी। हमारे 54 सोल्जर्स जो वहाँ पे प्रिजनर ऑफ वॉर थे, उनको वापस लिया ही नहीं इंडियन गवर्नमेंट ने। ऐसी कैसी डील हो गई कि 93,000, मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास लोगों को वापस भेजा। वहाँ से आपको डबल डिजिट के प्रिजनर्स ऑफ वॉर को आप वापस नहीं ला सके। These guys have been sabotaging India's security infrastructure. इन्होंने इंडियन आर्मी तक को नहीं छोड़ा। जनरल वीके सिंह के पीछे, जनरल वीके सिंह जो कर्नल हनी बख्शी को लाए थे, उनको जनरल वीके सिंह के पीछे इसलिए पड़े थे क्योंकि उनका 1951 था ओरिजिनली बर्थ सर्टिफिकेट पे। बट क्या होता है उस ज़माने में, आई थिंक टीचर्स आपकी 10th की फॉर्म्स फिल करते हैं, कोई और आपके जितने भी एग्जाम रिलेटेड, आई थिंक टीचर्स ही करते हैं। उस टाइम पे हैंड रिटन था वो, उसमें कुछ तो गड़बड़ हो गया था, कहीं एक इसमें 1950 आ गया था। लेटर ऑन जब इन लोगों को निकालना था ना, जनरल वीके सिंह का टर्म शॉर्टन करना था, उन्होंने 1 साल से वो कम किया, क्योंकि उन्होंने बोला कि जनरल वीके सिंह के बर्थ सर्टिफिकेट में 51 है, तो क्या हुआ, इनकी दूसरी सर्टिफिकेट में 1950 है। 1 साल से उन्होंने वो शॉर्टन कर दिया, और उस 1 साल में दे ब्रॉट इन जनरल बिक्रम सिंह ही वॉज वेल डेकोरेटेड ऑफिसर। लेकिन जनरल बिक्रम सिंह, उनकी जो डॉटर इन लॉ थी, उसके जो फादर थे वो पाकिस्तानी थे। लेकिन IB ने क्लियरेंस दी थी। ऐसे ऑफिसर्स को प्रमोट करने से पहले क्लियरेंस दी जाती है। बट थिंग्स वर एक्सट्रीमली मर्की, क्योंकि हाफिज सईद को जो यूनिट
उड़ाने की, इससे सबको पता है, दोवल सर को भी पता है कि दोवल सर वांटेड टू बम्प ऑफ मसूद अजहर, और मसूद अजहर तो उसको IC-814 हाईजैक करके उसको निकलवा लिया। हाफिज सईद के ऊपर अटैक करने नहीं दिए। यूनिट को फंडिंग नहीं मिलेगी तो ऑपरेशन कैसे करेंगे? हम लोग तो आज के ज़माने में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात करते हैं। बख्शी सर के यूनिट ने ये उस टाइम पे अचीव कर लिया था। ISI परेशान हो गई थी कि ये कहाँ से वीडियोस आ रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के, कि वहाँ की रियलिटी बाहर आने लगी थी कि मुजफ्फराबाद में कैसे अटैक्स हो रहे हैं, कैसे लोगों को दबाया जाता है, कैसे वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। उस ज़माने में भी यही प्रॉब्लम्स थी उनकी, अभी तक उन्होंने सॉल्व नहीं किया है। तो इन लोगों ने सिर्फ ऑपरेशन नहीं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी इतना बढ़िया खेला था कि ISI इनसे परेशान थी। एंड आई डोंट नो हाउ ISI मैनेज्ड इट। इसे कहते हैं हमाम। बेसिकली ISI ने हमाम को एक्टिवेट किया है। इसके बारे में वोहरा कमेटी में भी मेंशन है। वोहरा कमेटी 1993 में आई थी। बॉम्बे ब्लास्ट हुए थे उस टाइम पे, मुंबई को बॉम्बे कहते थे, बॉम्बे ब्लास्ट हुए थे। एंड वो कमेटी ने एक रिपोर्ट निकाली थी। कहते हैं वो इतनी एक्सप्लोजिव रिपोर्ट है कि वो अभी तक पूरी बाहर नहीं आई है। इनफैक्ट हमारे जो प्रीवियस वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंकैया नायडू सर, उन्होंने काफ़ी बार इस वोहरा कमेटी रिपोर्ट के बारे में बोला भी है कि अगर वोहरा कमेटी रिपोर्ट बाहर आ गई तो हमाम एक्सपोज हो जाएगी। हमाम क्या है? हमाम इज़ अ पैरेलल सिस्टम। मतलब आपकी गवर्नमेंट चल रही है, उसके पैरेलल एक और पावरफुल सिस्टम चल रही है जो सारे गंदे काम करती है, इसीलिए उसको हमाम बोला जाता है। एंड वो एक फेमस कोट है, राइट, हमाम में हम सब डैश डैश डैश। तो उसमें उससे एसोसिएटेड जितने भी पॉलिटिशियंस थे, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स थे, उनके बारे में बहुत एक्सट्रीम डिटेल्स में वोहरा कमेटी में दिया गया था। देयर लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस उसमें जो मेंशन्ड, जो आज भी फंक्शन करते हैं। आई एम सरप्राइज कि अभी तक ये रिपोर्ट हमने बाहर नहीं निकाली है। आई एम होपिंग किसी दिन निकालेंगे। तो ये सिर्फ इंडियन आर्मी से रिलेटेड नहीं थी। मैं जो कनेक्शन बता रही हूँ कि इंडियन आर्मी में जो हो रहा था वो पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से हो रहा था। और वो पॉलिटिकल प्रेशर इसलिए आ रहा था क्योंकि ISI ने हमाम को एक्टिवेट किया था। हमाम ISI, यू हैव टू गिव इट टू आवर एनिमीज, यू हैव टू गिव इट टू आवर एनिमीज, कि उन लोगों ने हमारे पॉलिटिशियंस के अपनी ब्यूरोक्रेट्स को, सबको अपने इशारों पे नचाया। हमारी बॉलीवुड तक उनके नैरेटिव पे मूवीज़ निकालती थी। हिंदूज को तो गुंडा बना रखा था, हर गुंडा बड़ा टिक्का लेके घूमता था। एनीवेज, कमिंग बैक टू इंडियन आर्मी ऑफिसर्स एंड ऑल दैट, जनरल VK सिंह सर को हटाया, उसके बाद जनरल बिक्रम सिंह सर को लाए थे। तो बिक्रम सिंह सर को जब लाए थे तो देयर वाज लॉट ऑफ स्पेकुलेशंस कि प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी अच्छी बनती है। इनफैक्ट उस टाइम पे जो मनमोहन सिंह सर जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनका एक फेमस कोट है कि उन्होंने बोला था कि इंडिया में माइनॉरिटीज़ की लेवल नहीं बढ़ाई तो मेजॉरिटी, ऐसे ही कुछ है कि इफ माइनॉरिटी डोंट गेट पोजीशन देन मेजॉरिटी डजंट इवन मैटर। इट्स लाइक दैट। मतलब हिंदूज की एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन किया था सर ने। मुझे एग्जैक्ट कोट याद नहीं आ रहा है, लेकिन आपको पता है मनमोहन सिंह सर की बेटी को स्कॉलरशिप मिला था कनाडा में। यस, राइट। एंड इन्होंने क्या किया था, एक BCCI करके एक बैंक हुआ करती थी जिसमें ISI और CIA दोनों का वो बना रहता था। सर ने, मनमोहन सिंह सर ने, जब वो RBI के से थे, उन्होंने उसको अप्रूवल दिया था इंडिया में फंक्शन करने के लिए। ये पार्लियामेंट में भी बात आ गई थी कि आपने इस बैंक को यहाँ पे कैसे फंक्शन करने दिया। ये तो ISI और CIA की मिली जुली भगत है। He did not have too many answers and उनकी बेटी को कनाडा में, ये सब अगर ये कहते हैं कि कनाडा में जाना इनकी बेटी का स्कॉलरशिप में, इनका ISI से कनेक्शन या CIA से कनेक्टेड एक बैंक को अप्रूवल देना, ये सब बहुत इनोसेंट गलतियां हैं, तो मैं नहीं मानूंगी। ये सब
कांग्रेस के नाक के नीचे इन लोगों ने किया है। मैं आपको अगस्टा वेस्टलैंड की बात कर रही थी, शशिकांत शर्मा, इन सर के जो पीएमओ में जो मनमोहन सिंह के जो एडवाइजर थे उनका नाम था टीके नायर। वो टेट्रा स्कैम में इन्वॉल्व थे। इनका नाम जनरल वीके सिंह ने काफ़ी बार लिया है, शायद अपने बुक में भी लिया है फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर। उन सर ने तो बहुत ओपनली बोला था कि जो पीएम के एडवाइजर हैं वो ही इज़ नेक डीप इन करप्शन, मतलब इतने करप्ट हैं कि पीएम में करप्शन के बिना वर्क ही नहीं कर सकता प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। वो अलग बात है कि जब मोदी जी आए तो जो अगस्टा वेस्टलैंड का जो बंदा था उसको तो लाए वो लोग एक्स्ट्राडाइट करके। एक और बंदा बैठा था, आई एम नॉट नेमिंग द मिडल ईस्टर्न कंट्री, लेकिन कहते हैं कि उसके विला में से उसको सीधा जाके उस कंट्री के साथ हमारी इतनी अच्छी बनती है अब कि उस बंदे को उसके विला से उठाया, सीधा इनके वो चार्टर्ड प्लेन में डाला और इंडिया लेके आए। और जब वो इंडिया में पहुंचा तब अरेस्ट डिक्लेयर किया गया। राजीव सक्सेना नाम है, वो भी अगस्टा वेस्टलैंड में इन्वॉल्व थे। सो इट स्टिल गिव्स मी गूज बम्स। एक वो ज़माना था जब हमारे आर्मी ऑफिसर्स रॉ और आईबी का तो अपना ही वो लोग दे हैव फेस्ड, उनको भी फंडिंग और उनको भी ऑपरेशंस की इजाज़त नहीं दी जाती थी। दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट चैप्टर। बट इंडियन आर्मी को हाथ लगाना इज़ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन सिक्योरिटी, हमारे इंडियन सिक्योरिटी में दखल देना, उसको वीकन करना। रफाल तो है ही, इसके अलावा मुझे एक और ऑफिसर की याद आ रही है कि ये लोग सिर्फ जनरल वीके सिंह हनी बख्शी पे नहीं रुके थे। एक और ऑफिसर थे, लेफ्टिनेंट कर्नल धर्मवीर। ही वॉज इन्वॉल्व इन इंट्रोगेटिंग अजमल कसब। It is interesting how everything goes back to 26/11. अजमल कसब जो टेररिस्ट, I mean if people do not know, is जो पकड़ा गया था, वो पकड़ा गया था, जो 26/11 में पकड़ा गया था, उसको इंट्रोगेट जिस ऑफिसर ने किया था, लेफ्टिनेंट कर्नल धर्मवीर, वो बहुत ही अच्छे ऑफिसर थे। ही इज अ मैरून बेरे होल्डर, मतलब यू नो, तो उन्होंने पैरा से कनेक्टेड ऑफिसर थे। थिंग इज, सर ने ये नहीं होते हैं, ड्रेनेज में 2 लोग गिर गए थे एंड फुल टॉक्सिक गैसेस की वजह से वो लोग बाहर नहीं आ पा रहे, दे कुड नॉट इवन कम आउट। तो दिस मैन जम्प्ड इनटू द गटर, ही सेव्ड देम, एंड ये लेफ्टिनेंट कर्नल धर्मवीर उसके बाद 1 हफ्ता आईसीयू में थे बिकॉज ही एंडेड अप इनहेलिंग द टॉक्सिक गैसेस। ही इज लाइक, सिर्फ आर्मी में अच्छा काम नहीं कर रहे थे, वो सिविलियन सोसाइटी के लिए भी अच्छा काम कर रहे थे। जस्ट एन एग्जाम्पल दैट आई एम गिविंग। उनको इन लोगों ने एक केस से दूसरे केस में उनको डाला है, वेयर his only mistake was opening up on certain dirty secrets, जो जनरल वीके सिंह को भी पता था। वो ये लोग इस चीज़ के ऊपर एक्शन करने जा रहे थे, लेकिन जो भी इन्वॉल्व थे उन सबको इन लोगों ने टारगेट किया पॉलिटिकली। हमारे यहाँ पे आज भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। हमारी कभी भी डिफेंस मिनिस्टर कोई ऑफिसर नहीं बने हैं हमारे। आप इजराइल में देख लो, इजराइल में तो उनका प्राइम मिनिस्टर ही ऑफिसर रहा है। आई एम नॉट सेइंग हाउ डिफेंस मिनिस्टर, वहाँ पे तो कंपल्सरी है। इजराइल का तो इशू है कि वहाँ पे मिलिट्री सर्विस इज कंपल्सरी, सो एवरीबॉडी विल बी फ्रॉम द आर्मी बैकग्राउंड, बिकॉज उनका तो मकसद है कि अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए। इजराइल में दे ऑलवेज से कि हमारी एग्जिस्टेंस खतरे में है, इसलिए नहीं कि जैसे इस्लाम खतरे में है, उनका तो हमेशा ही खतरे में रहेगा। बेशक पाकिस्तान में 0.02% हिंदू रह जाएंगे तो भी हिंदू खा जाएगा उनको, तो उनकी एग्जिस्टेंस तो 1400 सालों से ही खतरे में है। लेकिन इजराइल की वाकई में उनकी खतरे में है, एंड दैट्स व्हाई मिलिट्री इज सर्विस एंड ट्रेनिंग इज कंपल्सरी इवन फॉर women and for men also. Anyways, yes. Yeah, no, I'm just giving an example कि वो मिलिट्री, आई थिंक वो मिलिट्री डिसिप्लिन और वो एटीट्यूड आ जाता है अगर आप सर्व करते हैं फॉर अ स्मॉल पीरियड। एनीवेज, आई एम वेरी हैप्पी विद द प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर, प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर। आई एम होपिंग समडे इन फ्यूचर वील ऑल्सो गेट एटलीस्ट एक NSA जो इंडियन आर्मी से हों।
तो इन लोगों ने लेफ्टिनेंट कर्नल धर्मवीर को, ही द कैंसर पेशेंट, उनको एक केस से दूसरे केस से तीसरे केस में डाला उनका, जबकि उनका पूरा बैकग्राउंड सब क्लीन था. These are all things available again on internet, people can check. इसके अलावा एक ब्रिगेडियर एल.आई. सिंह थे, कारगिल में उन्होंने बहुत अच्छा वो किया था, अचीवमेंट्स थी उनकी कि the soldiers under him, they were also well decorated, सब को भी well decorated थे. अगेन ब्रिगेडियर एल.आई. सिंह ने जनरल वी.के. सिंह सर को सपोर्ट किया था, तो इनकी भी प्रमोशन रुक गई थी. ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी जो सच बाहर लाना चाहते थे, जो ट्रक स्कैम, जो अगस्टा वेस्टलैंड, इन सब को बाहर लाना चाहते थे. उन सब की कैरियर ही बर्बाद हो गए. इंटरेस्टिंगली ये पॉलिटिकल विल की वजह से इंडियन आर्मी में उसका इम्पैक्ट पड़ा. आइडियली नहीं होना चाहिए था, बट इट हैपेंड. एंड ये केस 2012 में मैंने बताया, कर्नल हनी बख्शी सर के सोल्जर को केरला में 2012 में पकड़ा, उनकी पूरी यूनिट को 2012 में डिसबैंड किया. ये जनरल वी.के. सिंह के रिटायरमेंट से करेक्ट 1 महीने पहले हुआ. तो आखिर सर निकल जाएंगे तो फिर इनको कोई बचा नहीं पाएगा, राइट? And then till 2018 the cases continued. We are a democracy. इसीलिए वो cases people knew this is not their fault. But till it is proven, वो 2018 तक 6 साल तक वो केस ड्रैग, हाँ वो केस चला. इन सबका कैरियर बर्बाद हुआ, इन सबकी जिंदगियाँ बर्बाद हुई. कर्नल हनी बख्शी पे तो जानलेवा हमला तक हुआ. Nobody even speaks about it. Nobody. And today the same Congress had the balls to say कि वो लोग आएंगे तो आर्मी में ये चेंज करेंगे. ये लोग तो मेरे को लगता है आर्मी को डिवाइड करने में ज़्यादा लगे रहते हैं, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, रैंक्स के बेसिस पे, इवन रैंक के बेसिस पे. अग्निवीर पे भी इन लोगों ने कितना ये किया था, रैंक के बेसिस पे, एज इन सोल्जर्स और ऑफिसर्स को पिट करना एक दूसरे के अगेंस्ट, कि सोल्जर्स को ये नहीं मिलता, ऑफिसर्स को ये क्यों मिलता है, एंड ऑल दैट. ये अलग बात है कि पाकिस्तान आर्मी में जो जनरल होता है वो वहाँ का बिलियनर होता है, और यहाँ पे हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो लोग हम्बल 2 बेडरूम फ्लैट्स लेके रहते हैं. या नहीं, कांग्रेस का जो डबल स्टैंडर्ड है ये लेके आना बहुत ज़रूरी था. एंड लवीना जी, क्या आपने पूरा का पूरा बांधा है कि कैसे कैसे मेन लोगों को, जिन्होंने पाकिस्तान को वाट लगाने की प्लानिंग बनाई, वहाँ के बड़े बड़े जो इनके टेररिस्ट हैं उनको उड़ाने की बातें बोली, आईएसआई को डिसमेंटल करने की, उड़ाने की कोशिश करी, उन्हीं को पकड़कर अंदर कर दिया या उनकी ज़िंदगियां खराब कर दी कांग्रेस ने. और आज कांग्रेस बोलती है अगर हम आएंगे. देखिए, वैसे तो हमें खुशखबरी ये है कि कांग्रेस बोलती है अगर हम आएंगे, यानी कि उनको भी मालूम है अगर मगर जो करता है उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो आ सकते हैं. और मैंने आज ही एक शो किया है, जो वर्ल्ड रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं पीवीआर नरसिम्हा राव जी, खुशखबरी मैं दिखा दूं आपको कि उन्होंने कंफर्म, ही इज वेरी गुड, उन्होंने कंफर्म किया है कि राहुल गंदगी इस देश में गंदगी तो फैला सकता है लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बन सकता. और मैं कई बार बोल चुका हूं कि सोनिया गांधी बोलती है. Can I add one thing? Yes. इनके बारे में, राहुल गांधी के बारे में विकीलीक्स में इन्हीं की एक किसी सीनियर ऑफिसर ने यूएस एम्बेसी को बताया कि राहुल गांधी में इतनी मेंटल कैपेसिटी नहीं है कि वो कभी भी कांग्रेस का भी लीडर बने. ये विकीलीक्स में है, ऑफिशियल इसमें निकला है, एनीवन कैन गो एंड चेक. तो ऐसा इंसान आज दे आर पिचिंग हिम टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. नो, आपने हमेशा गलत समझा है. मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, सोनिया गांधी और कांग्रेस हमेशा बोलती है कि राहुल गांधी पीएम मटेरियल है. आप समझे नहीं, पीएम मटेरियल का मतलब है परमानेंटली मेंटल मटेरियल. तो वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, आप समझने में आपने गलती कर दी. बट ये मुद्दा मजाक का नहीं है, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है. और जिस तरह से कांग्रेस ने हमारी सिक्योरिटी के साथ, हमारी आर्म्ड फोर्सेस के साथ जो धोखा दिया है, इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी हो, सोनिया गांधी हो, राहुल हो, सभी ने एक ही काम किया, इसे वीक करने का जो काम करने का जो किया इन्होंने,
कभी हथियार नहीं दिए, कभी बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दी, इनके पास तो जूते तक नहीं होते थे जो सियाचिन में जो काम करते थे। अब सियाचिन के ऊपर भी हमने बात किया था, बट शायद किसी और दिन करेंगे। ऑलरेडी इट्स अ वेरी लॉन्ग वीडियो कि क्या कुछ हुआ है इस देश में हमारी आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ, और ये आज आकर बोलते हैं कि हम अपनी आर्म फोर्सेस के साथ खड़े हैं। भाई अगर 1971 में युद्ध जीता, जहां पर इंदिरा गांधी ने बोला था कि हमें बांग्लादेश नहीं बनाना है, लेकिन हमारे मानेकशॉ जी ने और हमारे कैप्टन थे जिन्होंने मिलकर, कर्नल ने, उन्होंने बांग्लादेश बना दिया था विदाउट द नॉलेज ऑफ इंदिरा गांधी, और उसीलिए उनको एक प्राइस भी पे करनी पड़ी, पेंशन तक रोक दी गई थी। और उनके मानेकशॉ जी के साथ क्या कुछ हुआ है ये हम सब जानते हैं। और आज वही बोलती है कांग्रेस आयरन लेडी। आयरन लेडी तब ये हाल था कि 54 लोग छुड़ा नहीं पाई, लेकिन 93,000 वो जिहादी पैंटे उतरवा कर, उनको जो आर्मी ने पैंटे उतरवाई थी और उसकी सजा हमारी सारी रेजिमेंट्स को देनी भी पड़ी। यहाँ तो आपको याद होगा जो सिख रेजिमेंट थी जिन्होंने लाहौर तक कैप्चर कर लिया था, उन सबको इतना जलील किया जाता था जब वो घर में जाते थे। उसी के बाद ये जो सिख मूवमेंट शुरू हुई जिसका नाम खालिसा मूवमेंट बनाया गया, वो इसलिए था कि आर्मी के लोगों को जलील किया गया था कि आपकी हिम्मत कैसे हो गई, आपने पाकिस्तान में घुसकर लाहौर कैप्चर कर लिया। ये प्राइस पे करी है हमारी आर्म फोर्सेस ने, और आज वही आर्म फोर्सेस जिसके हाथ बांध दिए गए थे उनको फ्री हैंड है कि घर में घुस के मार कर आओ, पूछने की जरूरत नहीं है। और उधर से गोली आए, ठीक, गोला मारना, ये किसके शब्द हैं? ये मोदी जी के खुद के शब्द हैं कि उधर से गोली आएगी, तुम गोला मारो। और मैं तो चाहता हूं कि मजदी जी, जो कई बार अपने शोज में देखा है, वो एक ही बात बोलती हैं, जिस चौकी से गोली आए आप गोला मारकर उसको डिस्ट्रॉय कीजिए और जाकर कैप्चर भी कर लीजिए। और वैसे भी आपको मालूम है कि जैसे ही आप उनकी तरफ जाते हैं, ये भागकर, छुपकर, बुर्का डालकर, मूछें कटाकर बंकर में छुप जाते हैं, इंक्लूडिंग दे सो कॉल्ड मार्शल। तो इसलिए जब आपके सामने दुश्मन इतना कमजोर हो तो आपको कैप्चर करने में क्या दिक्कत है? चौकी बाय चौकी कैप्चर करते रहिए, काम तमाम हो जाएगा। अब तो फ्री हैंड है, वो गंदा टाइम कांग्रेस का, सोनिया गांधी का और रिमोट कंट्रोल वाली सरकार का चला गया। अब है स्ट्रेंथ का। और जो आज दुखद ये वीडियो बनाया हमने एक्सपोज करने के लिए कांग्रेस के काले धन कारनामे। लेविना जी, मुझे इतना मालूम है कि जब मैं ये सारा क्लोजिंग कमेंट डाल रहा होता हूँ आपको कोई ना कोई पॉइंट याद आ जाता है। आपका कोई क्लोजिंग कमेंट एंड देन वी वाइंड अप। आपने सियाचिन मेंशन किया तो वन वर्ड में सियाचिन आल्सो, यस, हम लोग तो सियाचिन भी खो देते। दैट लास्ट पॉइंट, वर्ल्ड का सबसे टॉप, सबसे कोल्डेस्ट पोस्ट है वो हम खो देते क्योंकि कांग्रेस वांटेड टू गिव इट अवे टू पाकिस्तान। उससे क्या होता है, पाकिस्तान चाइना की डायरेक्ट लिंक, वैसे भी ये लोग दैट वुड हैव बीन आवर लास्ट फॉल। लेकिन थैंक्स टू द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नारायणन सर, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और तब जाके दे पुल्ड बैक, अदरवाइज सियाचिन भी हमारे हाथ से गया था। आई एम सो ग्लैड कि कांग्रेस पिछले एटलीस्ट पिछले 3 टर्म से नहीं आई है एंड मोदी गवर्नमेंट केम। एंड मैं बहुत ए पॉलिटिकल इंसान हूँ, मेरे को मोदी जी के बारे में ज़्यादा पता नहीं था इससे पहले। ओनली व्हेन ही टुक ओवर then I realized, I saw him perform and I saw the improvement in Indian Army, हमारे officers। तब मुझे believe हुआ कि नहीं, ये seriously changes लाना चाहते हैं। And this, I do not want this to be a political video, but this should be about political interference in national security and कैसे इन लोगों ने हमारी forces की धज्जियां उड़ा रखी थी। Yes, I agree with you। मेरा खुद का भी यही स्टोरी है कि जब कांग्रेस का काला टाइम था, आई वॉज रियली पिस्ड ऑफ विद द कंट्री कि यार इस कंट्री का कुछ नहीं हो सकता, इन्होंने खा लिया है पूरे कंट्री को, इस कंट्री को बचाना इम्पॉसिबल है। इसलिए हम भी भारत को छोड़ के बाहर निकल गए। मैंने भी भारत में बहुत काम किया है, बट आफ्टर सीइंग कांग्रेस ओनली। लेकिन मुझे अगर पता होता कि मोदी जैसे कोई वर्ल्ड लीडर आएंगे एंड ही इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इन 10 years, विच वाज लाइक, मुझे लगता था कि 100 साल भी लगे रहे, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि मनमोहन सिंह जो दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे, वो कहते थे कि आप कहते हो कि भाई सड़कें बना दें, राफेल ले लें, सड़क, ये पैसे कोई पेड़ों पे लगते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री की, यानी कि इकोनॉमिस्ट की लैंग्वेज है। और आज 100 लाख करोड़ रुपए हम सिर्फ सड़कों के ऊपर लगा रहे हैं और किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि पैसे आ कहाँ से रहे हैं। यहाँ पर अब पैसों की भरमार है और दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री को एक चाय वाले ने फेल कर दिया। ये है पहले की कांग्रेस की गवर्नमेंट और आज की नेशनलिस्ट गवर्नमेंट। इसी को बोलते हैं हिंदू ग्रोथ रेट।
नवीना जी, थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।